नमस्ते। भारत की नदियों के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या सिर्फ पानी की धाराएं ही दिमाग में आती हैं? असल में ये तो समय की कहानियां हैं। आज हम इन्हीं प्राचीन जलमार्गों की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें पहाड़ों से मैदानों तक ले जाएगी और दिखाएगी कि कैसे इन नदियों ने हमारी भूमि और हमारी संस्कृति को गढ़ा है। और ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? इसका जवाब वो तो हर मोड़, हर घाटी और हर उपजाऊ मैदान में छिपा हुआ है। देखिए, ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारी सभ्यताओं की धमनियां हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन शक्तिशाली धाराओं के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, सही कहा ना? भूगोल की दुनिया में ये भाषा शुरू होती है अपवाह तंत्र से। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। बस एक विशाल पेड़ के बारे में सोचिए। जो मुख्य नदी है वो हो गया उसका तना, और जो भी छोटी छोटी नदियां नाले उसमें आकर मिलते हैं वो हो गई उसकी शाखाएं। बस यही है वो पूरा नेटवर्क जिसकी पड़ताल आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत की नदी प्रणालियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें दो अलग अलग किरदारों की तरह देखना, दो अलग पर्सनालिटीज। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के दिग्गजों की, हिमालय से निकलने वाली नदियां। ये हैं बारहमासी, मतलब साल के 12 महीने बहती हैं, कभी नहीं सूखती। और क्यों? क्योंकि इनका सोर्स है हिमालय के विशाल ग्लेशियर्स जो इन्हें लगातार जिंदगी देते रहते हैं। और हमारी यात्रा शुरू होती है सिंधु नदी प्रणाली के साथ। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सुपर पावर है। सोचिए जरा, तिब्बत की ऊंचाइयों से निकलकर ये भारत के लद्दाख से गुजरती है और फिर पाकिस्तान में अपना लंबा सफर तय करती है। ये वो नदी है जिसने अपनी आंखों के सामने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। पर सिंधु इस सफर में अकेली नहीं है। इसकी साथी हैं इसकी शक्तिशाली सहायक नदियां, चिनाब जो इनमें सबसे बड़ी है, फिर ऐतिहासिक झेलम, रावी, व्यास, सतलुज। ये सब मिलकर एक ऐसा विशाल नदी बेसिन बनाती हैं जिसने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक को पाला पोसा है। तो ये सिर्फ पानी नहीं, ये बहता हुआ इतिहास है। चलिए अब रुख करते हैं उस नदी की तरफ जो भारत की आत्मा में बसती है, गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये कहीं ज्यादा है, एक देवी है, एक माँ है, एक जीवन रेखा है। इसे जिंदगी मिलती है हिमालय के ग्लेशियरों से भी और मानसूनी बारिश से भी। और यही वजह है कि गंगा का बेसिन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और उपजाऊ इलाकों में से एक है। और गंगा का परिवार भी बहुत बड़ा है। यमुना, जो दिल्ली और आगरा की कहानी कहती है, फिर घाघरा, गंडक और कोसी जैसी ताकतवर नदियां, ये सब आकर गंगा में मिल जाती हैं और सब साथ मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। अब चलते हैं पूरब की ओर, एक ऐसी नदी से मिलने जिसका अंदाज ही अलग है, ब्रह्मपुत्र। बड़ी दिलचस्प बात है, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। पर जैसे ही ये भारत में दाखिल होती है, इसका रूप ही बदल जाता है। ये एक उग्र, अशांत शक्ति बन जाती है जो अपने रास्ते में जमीन को तराशती चलती है। अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के लिए ये काफी मशहूर है। 2900 किलोमीटर, जरा सोचिए कितना लंबा सफर है ये तो ऐसा है जैसे दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस आ गए। इतनी लंबी है ब्रह्मपुत्र की ये महागाथा, जो 3 देशों के अलग अलग नज़ारों और संस्कृतियों के बीच से अपना रास्ता बनाती है। तो हिमालय की युवा और जोशीली नदियों से निकलकर अब हम सफ़र करते हैं दक्षिण की ओर, भारत के प्राचीन हृदय स्थल में। यहाँ हमें बिल्कुल अलग किस्म की नदियाँ मिलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये ज़्यादा पुरानी हैं, ज़्यादा समझदार हैं और इनकी लय भी अलग है। इनकी जिंदगी पूरी तरह से मानसून की बारिश पर टिकी है। यहाँ का भूगोल एक बहुत बड़ा वाटर डिवाइड बनाता है। ज्यादातर बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आराम से पूरब की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। लेकिन फिर कुछ विद्रोही नदियाँ भी हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये नियमों को तोड़कर पश्चिम की ओर एक तेज दौड़ लगाती हैं, सीधे अरब सागर में। और नर्मदा की कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये नदी नियमों को तोड़ती है। देखिए, ज्यादातर नदियां जब समुद्र से मिलती हैं तो फैलकर डेल्टा बनाती हैं, पर नर्मदा ऐसा नहीं करती। ये एक गहरी,
संकरी खाड़ी बनाती है जिसे एस्चुरी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक भ्रंश घाटी यानी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है, जो जमीन की सतह में एक गहरी दरार जैसी है। इसी वजह से इसका रास्ता इतना अनोखा और ड्रामेटिक है। तो संक्षेप में कहें तो ये दो अलग अलग रिवर पर्सनालिटीज की कहानी है। एक तरफ है हिमालय की नदियां, युवा ऊर्जा से भरी, जिन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है और जो साल भर बहती हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, पुरानी, शांत, जिनका बहना पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करता है। ये फर्क समझना भारत के वाटर ज्योग्राफी को समझने की चाबी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब ये नदियां जमीन पर अपना रास्ता बनाती हैं, तो वो अपने पीछे कुछ बहुत ही खूबसूरत और जटिल पैटर्न छोड़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो धरती पर कोई कलाकारी कर रही हो। चलिए जरा नजदीक से देखते हैं इन आकर्षक डिजाइन्स को। सबसे आम पैटर्न है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक। नाम से ही पता चल रहा है वृक्ष के आकार का। अगर इसे ऊपर से देखें तो ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं जैसा लगता है। ऐसा पैटर्न तब बनता है जब नदी एक जैसी समतल जमीन पर बहती है और अपनी मर्जी से अपना रास्ता बनाती चलती है। फिर आता है अरीय यानी रेडियल पैटर्न। इसे समझना भी आसान है। बस एक ऊंची चोटी के बारे में सोचिए, जैसे कोई पहाड़ हो और नदियां उस चोटी से हर दिशा में नीचे की ओर बह रही हैं, बिल्कुल एक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह। भारत में अमरकंटक की पहाड़ियां इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आप देखते हैं आयताकार पैटर्न। यहाँ मामला थोड़ा एंगुलर हो जाता है। इसमें नदियां अचानक से 90 डिग्री के यानी समकोण पर मोड़ लेती हैं। अब भई नदियां ऐसा क्यों करेंगी? वो इसलिए क्योंकि वो ऐसी जमीन पर बह रही होती हैं जहां चट्टानों में पहले से दरारें मौजूद हैं। तो नदी बस उन्हीं दरारों का रास्ता पकड़ लेती है और पैटर्न बन जाता है रेक्टेंगुलर। और आखिर में है जालीनुमा यानी ट्रेलिस पैटर्न। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे बगीचे में पौधों को सहारा देने वाली जाली होती है। इसमें होता यह है कि मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और उनकी सहायक नदियां आकर उनसे करीब करीब 90 डिग्री के एंगल पर मिलती हैं। ऐसा पैटर्न अक्सर उन जगहों पर देखने को मिलता है जहां चट्टानों की परतें मुड़ी हुई होती हैं। तो ये थी भारत की नदियों की अविश्वसनीय दुनिया की एक झलक, उनकी विविधता, उनकी शक्ति, उनकी कहानी। लेकिन इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है, इन जीवन देने वाली नदियों का भविष्य क्या है? ये सिर्फ एक भूगोल का सवाल नहीं है, ये हम सबके भविष्य का सवाल है और इस पर सोचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है।